तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसे आइडिया के पनपने की कहानी है जिसने इतने बड़े साम्राज्य को चुनौती दे दी। तो चलिए समझते हैं इस अनोखी दास्तां को। सोचिए जरा, एक इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ करोड़ों लोगों को एक साथ लाने के लिए क्या चाहिए होता है? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने सारे दिलों में आजादी की वो आग जला दी? देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं ना, वो किसी एक भाषा या भूगोल में नहीं, बल्कि एक कॉमन स्ट्रगल, एक साझा संघर्ष में थी। और यही संघर्ष इसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अगर हम यूरोप में नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की बात करें तो वो अक्सर एक जैसी भाषा या कल्चर से पैदा होता था। लेकिन इंडिया की कहानी बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर राष्ट्रवाद की पैदाइश हुई सीधे सीधे उस साझा लड़ाई से जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ी जा रही थी। और वो कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटिश शासन। सच तो ये है कि उनके जुल्मों ने ही भारत के अलग अलग क्लास और कम्युनिटी के लोगों को पहली बार एक साथ एक पहचान के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था। एनसीईआरटी का एक कोर आइडिया इसे बहुत अच्छे से समझाता है कि राष्ट्रवाद की ये पूरी भावना ही औपनिवेशिक शासन के विरोध पर टिकी थी। मतलब ये एक सीधा रिएक्शन था, एक सीधा जवाब। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसने इस आंदोलन की आग में जैसे घी का काम कर दिया। वो था पहला विश्व युद्ध, जिसने भारतीयों की तकलीफों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। हुआ ये कि जंग ने भारत पर एक जबरदस्त आर्थिक बोझ डाल दिया। डिफेंस का खर्चा आसमान छू रहा था, तो उसको पूरा करने के लिए नए नए टैक्स लगाए गए, यहां तक कि इनकम टैक्स भी शुरू हो गया। और आम आदमी की कमर तो तब टूटी जब 1913 से 1918 के बीच चीजों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। और तो और गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था। पर ये जो आर्थिक तबाही थी ना, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। इसके बीच कुदरत ने भी अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाया। जब लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तब अकाल और महामारी ने दस्तक दे दी। और ये जो आंकड़ा है ना, सच में दिल दहला देने वाला है। उस दौर में फसलें बर्बाद हुईं और ऊपर से 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी, इन दोनों की वजह से अंदाजा है कि करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या इस पैमाने को समझा जा सकता है? इस भयानक त्रासदी ने लोगों के गुस्से को बिल्कुल उबाल पर ला दी। तो इन सारी तकलीफों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जहां एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के खड़े होने के लिए जमीन पूरी तरह से तैयार थी। लोगों का जो गुस्सा था, अब वो एक संगठित रूप लेने ही वाला था। और ठीक इसी मोड़ पर एक नए लीडर की एंट्री होती है, जो इस गुस्से को एक नई दिशा देने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आए। इस नए विचार का नाम था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह, सच पर डटे रहना। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये जुल्म करने वाले की ज़मीर को जगाने की एक नैतिक ताकत थी, वो भी बिना हिंसा के। गांधी जी को ये पक्का यकीन था कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस ही वो धागा है जो सारे भारतीयों को एक साथ पिरो सकता है। उनका मकसद सिर्फ आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एकता कायम करना भी था। तो सत्याग्रह का तरीका क्या था? बहुत सीधा। सबसे पहले सत्य की खोज करो। दूसरा, पूरी तरह से अहिंसक रहो, मन से, कर्म से, वचन से। और आखिर में अपने विरोधी की अंतरात्मा पर चोट करो, ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो नया विचार था, ये जमीन पर कैसे उतरा। गांधी जी ने इस सिद्धांत को असल दुनिया में लागू करके कैसे दिखाया। इन शुरुआती आंदोलनों ने सत्याग्रह की ताकत को दुनिया के सामने रख दिया। 1917 में चंपारण में नील के किसानों के हक के लिए, फिर खेड़ा में लगान माफी के लिए, और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए, हर जगह इस नए तरीके ने कामयाबी हासिल की। इन जीतों का असर बहुत बड़ा था। इन्होंने पूरे देश को ये दिखाया कि बिना हथियार उठाए भी लड़ाई न सिर्फ लड़ी जा सकती है, बल्कि जीती भी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि नमक जैसी एक मामूली सी चीज पर हुआ एक छोटा सा विरोध दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को कैसे हिला सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं इस आंदोलन के सबसे आइकॉनिक, सबसे यादगार हिस्से से। हाँ, वही नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी मार्च के नाम से पूरी दुनिया जानती है।
देखिए, इस मार्च का जो स्केल था ना, वो अपने आप में एक जबरदस्त मैसेज था। ये कोई 2-4 दिन की यात्रा नहीं थी। सोचिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलते हैं और फिर 24 दिन तक 240 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। और वहां पहुंचकर उन्होंने क्या किया? बस एक मुट्ठी नमक उठाया और ब्रिटिश साम्राज्य का कानून तोड़ दिया। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल। लेकिन सवाल ये है कि नमक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? वजह बिल्कुल साफ थी। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय की थाली में थी, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। और इस पर अंग्रेजों ने इतना भारी टैक्स लगा रखा था जो सीधे सीधे हर घर पर एक बोझ था। गांधी जी ने इसी एक सिंबल से, इसी एक प्रतीक से पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया, अन्याय के खिलाफ। ये नमक पर जो विरोध था ना, वो तो समझिए बस एक चिंगारी थी। आग तो पूरे देश में पहले से ही सुलग रही थी। तो सवाल ये है कि वो क्या राजनीतिक हालात थे, वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी। उस समय ना लोगों का गुस्सा कई वजहों से उबल रहा था। एक तरफ तो थी आर्थिक मंदी, जिससे लोग पहले ही बहुत परेशान थे, और ऊपर से अंग्रेजों ने साइमन कमीशन बनाकर, कह सकते हैं कि जले पर नमक छिड़क दिया। सोचिए, एक ऐसी कमेटी जो भारत का भविष्य तय करने वाली थी और उसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं। बस फिर क्या था? पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा था, साइमन गो बैक। और इसी बढ़ते गुस्से के बीच साल 1929 में हुआ लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, और इसने तो समझिए पूरा गेम ही बदल दिया। जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रख दी। मतलब अब कोई छोटे मोटे सुधार नहीं चाहिए थे, अब चाहिए थी पूरी आजादी। ये एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी कदम था। और बात सिर्फ मांग तक ही नहीं रुकी। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी 1930 को भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये एक तरह का ऐलान जंग था, एक मैसेज था कि भारत अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। और बस यहीं से आने वाले बड़े संघर्ष का स्टेज सेट हो गया। तो जैसा कि हमने कहा, दांडी मार्च ने एक चिंगारी का काम किया, और ये चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में सविनय अवज्ञा की आग बनकर फैल गई। अब ये जो अवज्ञा थी, मतलब जो नाफरमानी थी, वो हर जगह फैल गई। हर कोई अपने अपने तरीके से इसमें शामिल हो रहा था। शहरों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई जा रही थी, तो गांव में किसानों ने साफ साफ कह दिया कि हम लगान नहीं देंगे। यहाँ तक कि आदिवासी समुदायों ने भी उन जंगल कानूनों को मानने से इनकार कर दिया जो उनके हक छीन रहे थे। अब ब्रिटिश सरकार ने इस शांतिपूर्ण विरोध का जवाब कैसे दिया? जाहिर है, बर्बरता से। करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, उन्हें भी पीटा गया। लेकिन अंग्रेजों का दमन जितना बढ़ता गया, लोगों का इरादा उतना ही पक्का होता गया। फिर 1931 में सरकार थोड़ी नरम पड़ी और बातचीत का रास्ता खुला। गांधी इरविन पैक्ट हुआ और आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गांधी जी बात करने के लिए लंदन भी गए, लेकिन वहां से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। और जब बातचीत फेल हो गई तो 1932 में आंदोलन को फिर से लॉन्च कर दिया गया। अब देखिए, बाहर से तो ये एक आंदोलन लग रहा था, पर इसके अंदर झांके तो कई अलग अलग उम्मीदें थीं, अलग अलग मकसद थे। तो चलिए जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस आंदोलन में जो अलग अलग ग्रुप शामिल थे, उनके लिए स्वराज का असल मतलब क्या था। ये बहुत दिलचस्प है। हर किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ और ही था। जैसे जो अमीर किसान थे, वो चाहते थे कि उनका भारी भरकम लगान कम हो जाए। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो निराश होकर पीछे हट गए। वहीं गरीब किसान चाहते थे कि उनका किराया और कर्ज माफ हो। लेकिन कांग्रेस अमीर किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। बिजनेस क्लास ने शुरू में तो खूब सपोर्ट किया, लेकिन जैसे ही आंदोलन लंबा खींचा और व्यापार को नुकसान होने लगा, वो भी डरकर पीछे हट गए। और हाँ, जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे, वो तो इस आंदोलन से काफी हद तक अलग थलग ही रहे। एक बात जो इस आंदोलन में कमाल की थी, वो थी महिलाओं की भागीदारी। जबरदस्त। वो अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आईं, धरने दिए, जुलूस निकाले और जेल भी गईं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी थी कि इतनी बड़ी भागीदारी के बावजूद उस वक्त के सामाजिक बंधनों की वजह से कांग्रेस संगठन के अंदर उन्हें लीडरशिप की कोई बड़ी भूमिका नहीं दी गई। तो इतनी सारी कामयाबियों के बावजूद अब जरा इस आंदोलन की कुछ सीमाओं की बात करते हैं। कुछ ऐसे गहरे विभाजन थे जिन्हें ये आंदोलन पाट नहीं सका।
और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो आंदोलन पूरे भारत को एक करने का दावा कर रहा था, वो समाज के दो बहुत बड़े और अहम हिस्सों, दलितों और मुसलमानों को पूरी तरह से अपने साथ नहीं जोड़ पाया। खास तौर पर दलितों के राजनीतिक अधिकारों का सवाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी एक अलग चुनावी व्यवस्था की मांग कर रहे थे, ताकि दलित सिर्फ अपने नेता खुद चुने। वहीं गांधी जी को ये डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। आखिर में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसके तहत दलितों के लिए सीटें तो रिजर्व की गईं, लेकिन वोटिंग एक जनरल इलेक्टोरेट में ही होनी थी, मतलब वोट सब लोग देंगे। और कुछ ऐसा ही मुसलमानों के साथ भी हुआ। जब तक खिलाफत आंदोलन चला, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही, लेकिन उसके खत्म होते ही कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। बहुत से मुसलमानों को ये डर लगने लगा कि आज़ाद भारत में कहीं हिंदू मेजॉरिटी का दबदबा ना हो जाए, और इसी अविश्वास के माहौल में मुस्लिम लीग ने एक अलग राजनीतिक पहचान और अपने अधिकारों की मांग को और ज्यादा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। तो सवाल ये है कि आखिर एक विरोध एक पूरे देश का आंदोलन कैसे बन जाता है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे सिर्फ 3 साल के अंदर एक गलत कानून के खिलाफ जो आवाज उठी, वो एक ऐसे राष्ट्रीय संघर्ष में तब्दील हो गए जिसने पहली बार ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। तो कहानी शुरू होती है साल 1919 से। एक ऐसा कानून लाया गया जिसने, कहना गलत नहीं होगा, पूरे भारत में गुस्से की आग लगा दी। ये कानून था रॉलेट एक्ट। अब सोचिए ये कानून कहता क्या था कि सरकार किसी भी इंसान को सिर्फ शक की बिना पर, बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। मतलब ये तो सीधे सीधे लोगों की आजादी पर हमला था। सरकार को मानो खुली छूट मिल गई थी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को, किसी भी विरोध को जब चाहे कुचल दे। तो जाहिर है इसका जवाब तो मिलना ही था। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश ने मिलकर इसका जवाब दिया। एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई। सब कुछ बंद, शहर कस्बे सब एक साथ शांति से थम गए। लेकिन इस शांतिपूर्ण विरोध का जो जवाब मिला, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी भयानक हिंसा जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जगह थी अमृतसर और तारीख 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में हजारों लोग बिल्कुल शांति से इकट्ठा हुए थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जनरल डायर ने उस बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था, उसे बंद करवा दिया है। और फिर डायर ने अपने सिपाहियों को उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। नतीजा, सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश राज का जो असली क्रूर चेहरा था, वो सबके सामने आ गया। लोगों का अंग्रेजी न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था, वो भी चकनाचूर हो गया। इस भयानक घटना के बाद एक बात तो साफ थी, अब एक नई रणनीति चाहिए थी। कुछ ऐसा जो पूरे देश को एक साथ ला सके और ब्रिटिश हुकूमत को एक बड़ी जोरदार चुनौती दे। और यहीं पर महात्मा गांधी को एक मौका दिखा खिलाफत आंदोलन में। देखिए, उस वक्त भारतीय मुसलमान ऑटोमन खलीफा के अपमान से नाराज थे। गांधी जी ने इस मुद्दे को स्वराज यानी सेल्फ रूल की मांग के साथ जोड़ दिया। मकसद, हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाना, ताकि एक मजबूत एकजुट राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हो सके। और इसी सोच से निकला असहयोग का आइडिया। लॉजिक बहुत सीधा था। भारत में अंग्रेजों का राज चल क्यों रहा है? क्योंकि भारतीय उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। अगर भारतीय सहयोग करना ही बंद कर दें तो ब्रिटिश शासन अपने आप ढह जाएगा और हमें मिलेगा स्वराज। कितना सरल पर कितना पावरफुल आइडिया था ये। और हुआ भी वही। असहयोग की ये पुकार पूरे देश में गूंजी। कमाल की बात ये थी कि हर तबके के लोग अपने अपने कारणों से इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। तो करना क्या था? प्लान बिल्कुल साफ था। सरकार ने जो पदवियां दी हैं उन्हें लौटा दो। स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब छोड़ दो। विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और खादी जैसे अपने देश में बने सामान को अपनाओ। मतलब एक तरह से ब्रिटिश सिस्टम को हर तरफ से ठप कर देना था। और देखिए, इसमें शामिल कौन कौन हुआ। शहरों में स्टूडेंट्स, टीचर्स, वकीलों ने सरकारी नौकरियां और संस्थाएं छोड़ दी। अवध में किसान ज्यादा लगान के खिलाफ उठ खड़े हुए। तो वहीं आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में आदिवासियों ने गुरिल्ला लड़ाई छेड़ दी।
असम में बागान मजदूरों को लगा कि गांधी राज आ रहा है और वो बागान छोड़कर चल दिए। मतलब हर किसी के लिए स्वराज का अपना मतलब था और सब इस लड़ाई में शामिल हो गए। इसका जो आर्थिक असर हुआ वो तो जबरदस्त था। खासकर विदेशी सामानों और उसमें भी कपड़ों का जो बहिष्कार हुआ वो बहुत कामयाब रहा। आंकड़े खुद बताते हैं, 1920-21 में 102 करोड़ रुपए के विदेशी कपड़े भारत आए। अगले ही साल 1921-22 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 57 करोड़ रह गया। मतलब सिर्फ एक साल में लगभग आधा। ये थी इस आंदोलन की आर्थिक ताकत। आंदोलन अपनी पूरी रफ्तार में था, हर तरफ इसका असर दिख रहा था। लेकिन अब इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा सिद्धांत था, अहिंसा, उसकी एक बड़ी परीक्षा होने वाली थी। और इसी के बाद एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया जाना था। साल था 1922, महीना फरवरी का, और जगह थी चौरी चौरा। यहां एक शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा था जो अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गया जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ ये कि पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। इससे गुस्साई भीड़ ने जवाबी हमला किया और पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी के लिए यह घटना एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके लिए यह आंदोलन के सबसे जरूरी उसूल यानी अहिंसा के साथ धोखा था और इसने उन्हें एक बहुत बहुत कठिन फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि आंदोलन की सफलता के लिए उसका अहिंसक रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्हें लगा कि शायद देश अभी इतने बड़े पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि नमक जैसी साधारण सी चीज ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दे? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक एक करके। तो देखिए, कोई भी इतना बड़ा आंदोलन वो रातों रात खड़ा नहीं हो जाता। नमक सत्याग्रह भी कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। असल में इसके पीछे सालों का दबा हुआ गुस्सा था, एक तैयारी चल रही थी जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। तो ये चिंगारी लगी कब? इसकी शुरुआत हुई 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया। अब मजे की बात ये थी कि ये कमीशन भारत के भविष्य का फैसला करने आया था और इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। सोचिए, इस बात पर पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा भड़का। फिर आया 1929 का साल, लाहौर कांग्रेस का सेशन, जहां जवाहरलाल नेहरू ने एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी मांग सामने रख दी, पूर्ण स्वराज। और जब 26 जनवरी 1930 को प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अब देश एक बड़े टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि इस इतने बड़े आंदोलन का चेहरा क्या होगा, किस चीज को प्रतीक बनाया जाएगा? और गांधी जी ने जो जवाब दिया उसने सच में सबको हैरान कर दिया। पर आगे चलकर ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। तो सवाल उठता है, नमक ही क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो अमीर हो या गरीब, हर एक भारतीय की थाली का, उसकी जिंदगी का हिस्सा था। और ब्रिटिश सरकार ने इसी पर अपनी मोनोपोली बना ली और उस पे लगा दिया भारी भरकम टैक्स। ये एक ऐसा जुल्म था, एक ऐसा अन्याय था जिसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। इसे हर कोई हर रोज महसूस कर रहा था। और हाँ, ये भी एकदम साफ कर दिया गया कि इस बार लड़ाई किसी छोटे मोटे सुधार के लिए नहीं है। नहीं, इस बार लक्ष्य था पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ब्रिटिश राज से पूरी तरह 100% आजादी। तो चलिए अब उस ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं, वो मार्च जिसने पूरे देश में नाफरमानी की, यानी सिविल डिसोबीडियंस की एक लहर दौड़ा दी। तारीख थी 12 मार्च 1930। गांधी जी अपने 78 भरोसेमंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। मंजिल 240 मील दूर समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव दांडी। पूरे 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और वहां उन्होंने क्या किया? बस जमीन से एक मुट्ठी नमक उठाया और इसी एक एक्शन के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे दमनकारी कानूनों में से एक को तोड़ दिया। देखने में ये कितना छोटा सा एक्ट लगता है ना, पर इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। दांडी में जो हुआ वो तो बस एक चिंगारी थी और इस चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे देश में अवज्ञा की आग लगा दी। लोग सड़कों पर उतर आए, कहीं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा तो कहीं किसानों ने लगान देने से साफ मना कर दिया।
यहाँ तक कि कई जगहों पर लोगों ने जंगल के कानूनों को भी मानने से इनकार कर दी। लेकिन जाहिर है ब्रिटिश सरकार चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बहुत बर्बरता से जवाब दिया गया, महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अंदाजा लगाइए, करीब करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेलों में ठूंस दिया गया, लाठियां बरसाई गईं। इससे पता चलता है कि आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अब ये जो आंदोलन था, ये एक विशाल नदी जैसा था, जिसमें अलग अलग दिशाओं से कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिल रही थीं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस आंदोलन में शामिल हर ग्रुप की, हर तबके की अपनी अलग उम्मीदें थीं, अपने अलग कारण थे। इस आंदोलन की असली खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी में ही थी। देखिए, नारा तो एक ही था, स्वराज, लेकिन हर किसी के लिए स्वराज का मतलब थोड़ा अलग था। जैसे जो अमीर किसान थे, उन्हें रेवेन्यू यानी लगान में कमी चाहिए थी। वहीं गरीब किसानों का सपना था कि उन्हें किराए से ही छुटकारा मिल जाए। जो बिजनेस क्लास थी, वो चाहती थी कि व्यापार पर लगे ब्रिटिश प्रतिबंध हटें, और इंडस्ट्रियल मजदूर बेहतर तनख्वाह और काम करने की अच्छी कंडीशंस चाहते थे। और हाँ, महिलाएं, लाखों की तादाद में महिलाओं ने इसे राष्ट्र सेवा मानकर इसमें हिस्सा लिया। तो ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म जरूर था, पर सबकी अपनी अपनी मंजिलें थीं। लेकिन इतनी जबरदस्त एकता के बावजूद कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। इस आंदोलन में कुछ गहरी दरारें भी थीं। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जिन्हें लग रहा था कि इस पूरी लड़ाई में उनकी आवाज कहीं खो गई है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। और इनमें सबसे बड़ी आवाज थी दलित समुदाय की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित समुदाय के कई लोगों का मानना था कि कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल आजादी की बात कर रही है। उनका सवाल था कि उस सामाजिक भेदभाव का क्या, उस छुआछूत का क्या जो सदियों से चली आ रही है। इस मुद्दे पर उन्हें कांग्रेस से कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। ये तनाव और ज्यादा तब बढ़ गया जब अंबेडकर जी ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग कर दी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां दलित कैंडिडेट के लिए सिर्फ दलित ही वोट करेंगे। गांधी जी इस विचार के सख्त खिलाफ थे। उन्हें डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। काफी बहस और तनाव के बाद आखिरकार 1932 में पूना पैक्ट हुआ। इसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया। सीटें दलितों के लिए रिजर्व्ड रहेंगी, लेकिन उन सीटों पर वोट जनरल इलेक्टोरेट यानी सभी लोग देंगे। ठीक इसी तरह की एक दूरी मुस्लिम समुदाय के साथ भी महसूस की जा रही थी। खिलाफत आंदोलन के बाद से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रास्ते अलग अलग होने लगे थे। मुस्लिम आबादी के एक बड़े हिस्से में ये डर घर कर रहा था कि अगर भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ हिंदू बहुमत का राज होगा और उनके हितों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। और इसी डर के चलते मुस्लिम लीग ने अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाने पर जोर देना शुरू कर दिया था। तो और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है वो इसी एक लाइन में है। ये सोचना कि आज़ादी किसी एक नेता या किसी एक ग्रुप की वजह से मिली, ये सही नहीं होगा। असल में ये तो किसानों, मजदूरों, स्टूडेंट्स, मतलब समाज के हर तबके के लोगों के मिले जुले संघर्ष का नतीजा था। एक ऐसी लहर थी जिसमें सबके सब शामिल थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने अलग अलग धर्म, भाषाएं और कल्चर वाले देश को एक साथ लाया कैसे गया? वो क्या तरीके थे जिनसे लोगों के मन में ये बात डाली गई कि हम सब भारतीय हैं? चलिए देखते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही थी, ये तो लोगों के दिलों और दिमाग में भी लड़ी जा रही थी। भारत माता की जो छवि थी, उसने देश को एक मां का रूप दे दिया। वंदे मातरम गीत तो एकता का नारा ही बन गया। पुरानी लोक कथाओं को, इतिहास को, उसे फिर से इस तरह लिखा गया कि लोगों में अपने देश को लेकर गर्व की भावना जगे। तो ये सिर्फ तस्वीरें या गीत नहीं थे, बल्कि ये एकता बनाने के बहुत पावरफुल टूल थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये सारे सिंबल्स, ये प्रतीक सबको एक साथ जोड़ पाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो चीज एक ग्रुप को जोड़ रही हो वो दूसरे को थोड़ा अलग थलग महसूस कराए? और बस यहीं आके कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मतलब एकता का जो सपना था वो तो बहुत अच्छा था, पर उसे हकीकत में बदलने का रास्ता उतना सीधा नहीं था। इस मूवमेंट के अंदर भी अपनी चुनौतियां थी। तो देखिए, एक तरफ तो सपना था एकता का, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत थोड़ी अलग थी। हुआ ये कि एकता के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल हुए, जैसे भारत माता की तस्वीर, उनमें से कई हिंदू संस्कृति से गहरे जुड़े हुए थे।
अब इसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम और दूसरे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को कई बार ऐसा लगा कि वो शायद इस आंदोलन से पूरी तरह नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इरादा भले ही नेक था, पर इस कोशिश में कुछ दरारें थीं। तो इन सांस्कृतिक कोशिशों से अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पॉलिटिकल मोड़ पर जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। ये वो पल था जब पूरा देश अब या कभी नहीं वाली फीलिंग के साथ खड़ा हो गया। तो आखिर ये इतना बड़ा आंदोलन शुरू कैसे हुआ? इसके वजह थी क्रिप्स मिशन का फेल होना। जब अंग्रेजों से बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला तो सबको समझ आ गया कि भाई अब सीधी कार्रवाई का ही वक्त है। लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा था। और ठीक इसी माहौल में गांधी जी ने वो ऐतिहासिक नारा दिया, करो या मरो। अब ये कोई बातचीत की अपील नहीं थी, नहीं, ये तो एक खुला ऐलान था, या तो आजादी हासिल कर लो या फिर इस कोशिश में सब कुछ लगा दो। सोचिए, इस एक नारे ने पूरे देश में कैसी ऊर्जा भर दी होगी। और ये आंदोलन तो बस जंगल की आग की तरह फैल गया। स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी, सड़कों पर आ गए, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम बंद कर दिया, किसानों ने बगावत का झंडा उठा लिया। और कमाल की बात यह थी कि अरुणा आसफ अली और मातंगिनी हाजरा जैसी बहादुर महिलाओं ने आगे बढ़कर नेतृत्व संभाला, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हाँ, अंग्रेजों ने भी इसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत लगा दी। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से दबाया, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने यह साबित कर दिया था कि अब हिंदुस्तानी और गुलामी सहने वाले नहीं हैं। आज़ादी मिलने में भले ही कुछ साल और लग गए, पर यह पक्का हो गया था कि आज़ादी अब मिलकर ही रहेगी। तो हमने कल्चरल और पॉलिटिकल दोनों एंगल देख लिए। अब चलिए इन सारी घटनाओं को जरा भारत के नक्शे पर देखते हैं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ते हैं ना, तो चीजें और ज्यादा रियल लगने लगती हैं। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ नक्शे पर कुछ डॉट्स नहीं है, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई की निशानियां हैं। बिहार के चंपारण से लेकर गुजरात के खेड़ा, अहमदाबाद और डांडी तक, या फिर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा और पंजाब के अमृतसर तक, हर जगह की अपनी एक कहानी है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी टिप। ये जितनी भी जगह हैं, उनमें से दांडी और अमृतसर मैप वाले सवालों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहीं हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर, जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर उस जमाने में एक साझे संघर्ष ने हमें एक राष्ट्र बनाया था, तो आज एक आज़ाद देश के तौर पर हमारी एकता की वजह क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो हमें आज भी जोड़े हुए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। और अगर ये पूरी चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।